लेबनान से हालात एक बार फिर बिगड़ते नजर आ रहे हैं, जहां सीज़फायर के बावजूद इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच टकराव जारी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रविवार को इजरायली हमलों में 14 लोगों की मौत हो गई है, जबकि इसमें 37 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें 2 बच्चे और 2 महिलाएं भी शामिल हैं। लेबनान की हेल्थ मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग उसने पुष्टि की है, और ईरान ने दावा ये किया है कि इस दौरान उसका एक सैनिक भी इस हमले में मारा गया है। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने यह भी साफ कर दिया है कि वह अपने हमले तब तक नहीं रोकेगा जब तक इजराइल सीज़फायर का उल्लंघन करता रहेगा। हिजबुल्लाह ने यह भी कहा है कि वह सिर्फ कूटनीति पर भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि अब तक वह नाकाम रही है। इसी बीच इजराइल ने दावा ये किया है कि उसने 3 ड्रोन को अपनी सीमा में घुसने से पहले ही मार गिराया है। आपको बता दें कि 16 अप्रैल से शुरू हुआ अमेरिका की मध्यस्थता वाला सीज़फायर मई के मध्य तक बढ़ाया गया है, लेकिन उसके बावजूद दोनों पक्ष एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहे हैं और उल्लंघन के आरोप लगा रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक 2 मार्च से अब तक लेबनान में इजरायली हमलों में 2500 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें बड़ी संख्या आम नागरिकों की है। जबकि इजराइल का कहना है कि हिजबुल्लाह के हमलों में उसके 16 सैनिक मारे गए हैं और 2 नागरिकों की भी जान चली गई है। कुल मिलाकर हालात ये दिखा रहे हैं कि सीज़फायर सिर्फ कागजों तक सीमित होता जा रहा है और ज़मीन पर संघर्ष अब भी जारी है। ईरान पर जारी जंग ने पूरी दुनिया की जेब पर असर डाला है, जहां एक तरफ मौत का आंकड़ा 3500 के पार पहुंच गया है, वहीं दूसरी तरफ आम लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसी जंग से कुछ कंपनियां रिकॉर्ड मुनाफा कमा रही हैं। अमेरिका और इजराइल के हमलों के 2 महीने के बाद हालात ऐसे बन चुके हैं कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में तनाव के कारण करीब 1600 जहाज़ और 20,000 जो नाविक हैं वहाँ पर फंसे हुए हैं, और इसका सीधा असर तेल की कीमतों पर पड़ा है, जहाँ ब्रेड क्रूड $107 प्रति बैरल के पार चला गया है। और इसका असर सिर्फ मिडल ईस्ट तक सीमित नहीं, बल्कि यूरोप, एशिया और पूरी दुनिया के करोड़ों लोगों की जेब पर पड़ रहा है। ब्रिटेन में हालात इतने ख़राब हैं कि आने वाले महीनों में घरेलू ऊर्जा बिल करीब 300 पाउंड तक पहुंच सकता है। अनुमान है कि सर्वे बताता है कि 44% लोग इसे वहन नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसी संकट के बीच स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट एक चौंका दिया है और ख़ुलासा किया है कि 2025 में दुनिया का सैन्य खर्च बढ़कर $2.887 ट्रिलियन तक पहुंच गया, जो लगातार 11वां साल है जब खर्च बढ़ा है। वहीं क्लाइमेट ग्रुप ग्लोबल विटनेस की रिपोर्ट के मुताबिक तेल और गैस कंपनी इस जंग के पहले ही महीने में हर घंटे $30 मिलियन से ज़्यादा कमा रही थी। यानी जहां आम लोग महंगाई और संकट से जूझ रहे हैं, वहीं बड़ी कंपनियां इस जंग से अरबों कमा रही हैं। अगर हम बड़े तेल कंपनियों की बात करें तो हार्बोर एनर्जी की CEO लिंडा कुक की संपत्ति सिर्फ 1 महीने में 4 बिलियन पाउंड बढ़ गई है, जबकि शेल के CEO वेल सेवान के शेयर 1.8 मिलियन पाउंड तक बढ़ गए हैं। BP और सेंट्रिका जैसे दिग्गजों के टॉप अधिकारियों को भी लाखों का फ़ायदा हुआ है। वहीं अमेरिका की बड़ी कंपनी शेवरॉन के CEO मिशेल व्रिथ की हिस्सेदारी में 44 मिलियन पाउंड से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है, और नॉर्वे की इक्विनर कंपनी के शेयर 45% तक उछल गए हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब सप्लाई में कहीं भी रुकावट आती है तो कीमतें हर जगह बढ़ती हैं, और इसका फ़ायदा कंपनियों को होता है, जबकि नुकसान आम जनता उठाती है। अब अगर रक्षा कंपनियों की बात करें तो यहाँ भी हालात कुछ अलग ही नहीं हैं। वही हालात जैसे ऑयल कंपनीज़ के हैं। अमेरिका रोज़ाना $1.8 बिलियन इस जंग पर खर्च कर रहा है, और इसका सीधा फ़ायदा लॉकहीड मार्टिन जैसी कंपनियों को मिल रहा है, जिनके शेयर 40% तक बढ़ गए हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस सिस्टम में जोखिम और अनिश्चितता को भी पैसा कमाने का जरिया बना दिया गया है, जहाँ नुकसान नीचे यानी आम लोगों पर डाला जाता है और मुनाफा ऊपर यानी बड़ी कंपनियों के पास चला जाता है। एक्टिविस्ट का आरोप है कि कंपनियां कीमतें इसलिए बढ़ाती हैं क्योंकि वे बढ़ा सकती हैं और इस अंतर को सीधे अपने मुनाफे में बदल देती हैं। दूसरी तरफ ब्रिटेन में हर साल करीब 10,000 लोगों की मौत ठंड और ईंधन की कमी से जुड़ी बीमारियों से हो रही है, लेकिन इसके बावजूद तेल कंपनियों को सरकारी सब्सिडी मिलती रहती है। ग्रीन पीस और टैक्स जस्टिस यूके जैसे संगठनों ने सरकार से मांग की है कि इन कंपनियों पर विंडफॉल टैक्स लगाया जाए,
ताकि संकट का बोझ आम जनता पर ना पड़े। लेकिन रिपोर्ट्स बताती है कि सरकारें अब भी बड़े कॉरपोरेट दबाव में हैं और सख्त कदम उठाने से बच रही हैं। इसी बीच एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस संकट से सबसे बड़ा सबक यह है कि दुनिया को अब तेल और गैस पर निर्भरता कम करके रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ तेज़ी से बढ़ना होगा, क्योंकि असली आज़ादी तभी मिलेगी जब देश ऊर्जा के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होंगे। लेकिन सवाल यही है कि क्या सरकारें और बड़ी कंपनियां इस दिशा में सच में कदम उठाएंगी या फिर जंग और संकट के नाम पर मुनाफे का ये खेल ऐसे ही चलता रहेगा। गजा से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो तबाही के बीच उम्मीद की कहानी भी सुना रही है। जहां 2 साल की जंग के बाद तबाह हो चुके शहरों को अब वही लोग अपने ही हाथों से फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। गजा स्ट्रिप में सड़कों पर फैले मलबों को अब बर्बादी नहीं बल्कि निर्माण के सामान में बदला जा रहा है। लोग टूटी इमारतों के कंक्रीट और लोहे को कुचलकर नई सड़कें बना रहे हैं। ये काम यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के एक बड़े प्रोजेक्ट के तहत हो रहा है, जिसे गजा के दोबारा से निर्माण की पहली सीढ़ी माना जा रहा है। इस पहल का मकसद सिर्फ मलबा हटाना नहीं है, बल्कि उसी को दोबारा इस्तेमाल करके शहरों को फिर से बसाना है, क्योंकि जंग के बाद हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि पानी के कुएं, अस्पताल और ज़रूरी सेवाओं तक पहुंचना भी मुश्किल हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गजा में करीब 61 मिलियन टन मलबा जमा है, जो दुनिया के सबसे बड़े पोस्ट वॉर क्लियरेंस चैलेंज में से एक माना जा रहा है। खान यूनुस जैसे इलाकों में भारी मशीनरी के ज़रिए मलबा तोड़ा जा रहा है। धूल के गुबार के बीच मजदूर लोहे और कंक्रीट को अलग अलग कर रहे हैं ताकि उसे दोबारा इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है जितना हम समझ रहे हैं, क्योंकि हर ढेर के नीचे ख़तरा छिपा हो सकता है। अनफटे हुए बम, जो अनएक्सप्लोडेड बम हैं, और गोला बारूद की वजह से हर जगह पहले जांच करनी पड़ रही है। इस काम में लगे मजदूरों के लिए सिर्फ रोज़गार नहीं बल्कि जोखिम भरी मजबूरी भी है। 32 साल के इब्राहिम अल सरसावी जैसे लोग कह रहे हैं कि उनके पास कमाने का कोई और दूसरा ज़रिया नहीं है। हर दिन जान का ख़तरा लेकर काम करना पड़ता है। हालात इतने चुनौतीपूर्ण हैं, कॉम्प्लिकेटेड हैं। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक अगर सब कुछ ठीक रहा तो पूरे गजा का मलबा हटाने में करीब 7 साल लग सकते हैं। अभी तक सिर्फ 2.88 लाख टन मलबा हटाया जा चुका है, जो कुल पूरे गजा का एक बहुत छोटा हिस्सा है। इस बीच यूरोपियन यूनियन, संयुक्त राष्ट्र और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट बता रही है कि गजा के पूरी तरह पुनः निर्माण के लिए अगले 10 सालों में 71.4 बिलियन डॉलर की ज़रूरत होगी। जंग भले ही ख़त्म हो गई हो, लेकिन लोगों के लिए असली लड़ाई अब शुरू हुई है। एक ऐसी लड़ाई जिसमें उन्हें अपने घर, अपनी सड़कें, अपने स्कूल, पानी और बिजली सब कुछ फिर से बनाना है। और यही वजह है कि गजा के लोग इसे एक नई जंग बता रहे हैं। एक ऐसी जंग जो हथियारों से नहीं बल्कि हौसले और मेहनत से लड़ी जा रही है। रूस, ईरान और बेलारूस के बीच तेज़ होती रणनीतिक हलचल ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। जहां एक तरफ जंग का माहौल बना हुआ है, वहीं दूसरी तरफ कूटनीति के ज़रिए समाधान तलाशने की कोशिशें भी तेज़ हो गई हैं। खबरों के मुताबिक एंद्री बेलूसियो ने किर्गिस्तान में ईरान के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर रज़ा तलाईखनेक के साथ एक अहम बैठक की है। इस मुलाकात में रूस ने साफ कहा है कि ईरान से जुड़ा मौजूदा टकराव सिर्फ बातचीत और कूटनीतिक रास्ते से ही सुलझाया जा सकता है। रूस ने यह भी भरोसा जताया है कि मॉस्को और तेहरान एक दूसरे का साथ आगे भी देते रहेंगे जैसे पहले दिया है। इसी बीच ईरानी अधिकारी बेलारूस भी पहुंचे हैं, जहां उन्होंने वहां के रक्षा मंत्री विक्टर कैरिन के साथ मिडल ईस्ट की स्थिति पर चर्चा की है। बेलारूस और ईरान दोनों ने इस बात पर सहमति जताई है कि हालात को संभालने का एकमात्र रास्ता राजनीतिक और कूटनीतिक बातचीत ही है, और इसके लिए बातचीत की प्रक्रिया को और तेज़ करना होगा। इस बैठक को मिस्र और तेहरान के बीच बढ़ते रिश्तों का संकेत माना जा रहा है। उधर मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से मुलाकात की है और ईरानी जनता की तारीफ करते हुए कहा है कि वे दबाव के बावजूद अपनी आज़ादी बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। पुतिन ने यह भी कहा है कि रूस हर संभव तरीके से ईरान की मदद करता रहेगा।